करेगा, जान करके भी अनजान हो जाइएगा। बुद्ध का अन्य नाम सिद्धार्थ भी था, पता ही होगा आपको। बुद्ध को नाट्य पुत्र भी कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एशिया का ज्योति पुंज भी कहा गया है, किनको? बुद्ध को। तो ये आपका आंसर जो होगा ये क्या होगा? चारों होगा। ये घुमाएगा आपको बहुत ज्यादा, आपको क्या करेगा? अल्टरनेटिव करेगा। अभी इसका हम जान करके भी कैसे आदमी इसमें फंसता है, 5-6 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। और कब इसको मारना है और कब इसको मारना है, इस पर थोड़ा सा अच्छे अच्छे लोगों का तर्क वितर्क है। क्या है? जैसे मान लिया कि एक और थोड़ा सा हल्का दे देते हैं। मान लिया कि क्वेश्चन दे दे, निम्न में से बुद्ध का समकालिक कौन था? निम्न में से बुद्ध का समकालिक कौन था? बुद्ध का समकालीन कौन था? दे दिया। ए सारिपुत्र, एक लिख दिया सारिपुत्र, 2 लिख दिया उपाली, 3 लिख दिया मोगदलायन, और 4 में लिख दिया अजात शत्रु। अब वो कोड बना देगा, ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 3, 1 और 2, ऑप्शन डी इनमें से सभी का मतलब क्या समझते हो? ये तुम मार के आओगे। और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से सभी का मतलब क्या समझ रहे हो, ये पहले बताओ, तब हम मान लूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इनमें से सभी का मतलब, वाह, तब बीपीएससी टॉप करके आओगे। इनमें से सभी का मतलब है ये तीनों ऑप्शन। पहले अब एक दिन हम आपको क्वेश्चन का तरीका बताएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। आप यहां हो, यहां नहीं करा। इनमें से सभी का मतलब इस ऑप्शन में क्या सभी हैं? केवल 1-3 है, केवल 2-4 है। समझे क्या खेल है बीपीएससी का? आपका दिमाग चल रहा होगा इनमें से सभी मैंने ऊपरे, तब तो आपका आंसर हो जाएगा ए भी, बी भी, सी। इनमें से सभी कहने का मतलब होता है ये ऊपर का ऑप्शन। समझ रहे हैं? इनमें से सभी का मतलब ऊपरे बात करिएगा। इस पर हम लोग एक दिन विचार करेंगे। पहले क्वेश्चन किस तरह से बीपीएससी 4 तरह का क्वेश्चन देगा, कथन कारण भी दे सकता है, कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन मिला दे सकते हैं, और कुछ और भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, तर्क संगत रख सकते हैं। तो वो क्वेश्चन की प्रवृत्ति पहले देख लीजिएगा, किसमें कैसे मारना है उत्तर, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो दूसरी तो आपकी जानकारी होनी चाहिए कि आपको जो करना है वो किस आधार से करना है और कैसे करना है। तो इसमें आधार और कैसे करना है वो दोनों चीजें आपको 5 तरह की उसकी प्रवृत्ति क्वेश्चन की होती है, और उस प्रवृत्ति में कब क्या उत्तर दागना है आपको, तो वो आपको ध्यान में रहना पड़ेगा। क्लियर है? चलते हैं आगे का, हम लोग बिंदु पर आते हैं और आगे का हम लोग विचार करते हैं। आगे की बिंदुओं को हम लोग जब गौर करते हैं तो हम लोग किस काल तक पढ़े हुए हैं? बौद्ध धर्म तक पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो आइए हम लोग सबसे पहला एक बिंदु समझ रहे हैं जिसका नाम है क्या चीज?
प्राचीन काल, और प्राचीन काल में पहला काल क्या होगा? पाषाण काल, याद होगा। और दूसरा काल क्या होगा? बोलिएगा, ताम्र पाषाण काल, कंप्लीट है। और तीसरा काल क्या होगा? बोलिएगा, कौन युग? कांस्य युग। और चौथा काल क्या होगा? बोलिएगा, कौन युग? लौह युग। और पांचवा काल क्या होगा? लौह युग के बाद बोलिएगा, बोलबो नहीं कर रहे हो? महा और महाजनपद में कौन कौन सेक्शन आपका देखना होता है? पहला तो क्या चीज? महाजनपद। दूसरा क्या चीज? कुछ मगध का वंशज हो गया। और तीसरा कौन होगा? विदेशी आक्रमण हो गया। और चौथा आपका एक निकल गया, कौन धर्म? वो धर्म। और इस जगह पर बचा हुआ है एक चैप्टर, कौन धर्म? जैन धर्म। और जैन धर्म कंप्लीट होगा कब? कि सब जोड़ लीजिएगा, मौर्य काल तब। तो आइए आगे का सेक्शन में हम लोग एक सेक्शन को पॉइंटेशन करते हैं, कौन वंश? मौर्य वंश। क्लियर है? आज की क्लास इसी पर है, मौर्य वंश पर क्लास है। इतिहास के पन्नों में धनानंद नंद वंश का अंतिम राजा बनता है। ये तो आपको पता होगा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? धनानंद। क्लियर है? और नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद नंदन, महानंद। और नंद वंश के वास्तविक संस्थापक महापद नंद, याद होगा। इतिहास के पन्नों में घनानंद का सेनापति था जिसका नाम था शकटाक। निमन से खूब निमन समझिएगा, क्या नाम था? शकटाक। दूसरा, शकटाक के चले जाने के बाद उसने सेनापति बनाया था जिसका नाम था भद्रसाल। क्या नाम था? भद्रसाल। तो कहीं कहीं नाम शकटाक भी देगा और कहीं कहीं नाम आपको क्या देगा? भद्रसाल भी। तो भद्रसाल पर ज्यादा बल दीजिएगा। शकटाक एक बिंदु है जो कि मौर्य काल को लाने में एक भूमिका अदा करता है। कैसे? शकटाक जो था वह खास करके सेनापति का काम करता था धनानंद का। धनानंद के सेनापति का कार्य करते करते कुछ और पति का भी भूमिका निभाने लगा। अर्थात कहने का मतलब है, घनानंद की एक पत्नी थी जिसका नाम था मूरा। क्या नाम था? मूरा। इतिहास के पन्नों में बताया जाता है कि मूरा का संबंध जो है वो शकटाक से हो जाता है। इसी दौरान मूरा जो है गर्भवती हो जाती है। और मूरा जब गर्भवती हो जाती है तो इस बात का पता लग जाता है किसको? घनानंद को, कि भाई कहाँ गए थे भाई, कहाँ क्या व्यवस्था हो गया भाई कि आप गर्भवती हो गई। इतिहास के पन्ना सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु हुआ। बिंदु इसमें यह तर्क बताता है कि मूरा को कहा गया कि गर्भ जो की गर्भवती हो वह गर्भ को हटा दो। मूरा जिद करने लगी कि किसी भी हालात में हम नहीं हटा सकते हैं। इस कारण से मूरा को देश निष्कासन किया गया और शकटाक को क्या किया गया? बंदी गृह में रखा गया। मूरा का देश निष्कासन का मतलब था, उस समय कोई बड़ा देश था नहीं क्योंकि महाजनपद चल रहे थे। और महाजनपद थे तो छोटा छोटा एरिया ही एक देश के नाम से जाना जाता था। मूरा को गंगा नदी के उस ओर नाविक के द्वारा पार कर दिया गया। और नाविक को पार करके यानी राजधानी से निष्कासित कर गई एक तरह से। और गंगा नदी को पार करके उसको क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। इसलिए छोड़ दिया गया कि गंगा नदी कोई साधारण नदी तो थी नहीं। उस समय गंगा नदी को पार करना सबकी बस की बात नहीं है, आज भी सबकी बस की बात नहीं। और समझ सकते हैं गंगा कितनी विशालतम सीमा रखती होगी अपने पास। इस कारण से इतिहास के पन्नों में बताया जाता है कि मूरा गंगा नदी के उस ओर थी और इधर शकटाक जो है वह क्या चीज है? बंदी किया गया है। मूरा अपने बच्चे को जन्म दे देती है और वही बच्चा आगे चल के एक नाम से प्रसिद्ध होगा जिसका नाम पड़ेगा चंद्रगुप्त मौर्य।
मौर्ज का मतलब होता है मूरा के नाम से मौर्ज वंश नाम पड़ा, क्योंकि मां की ओर से नाम था, पिता की ओर से नाम नहीं था। पहला ये ध्यान में रखेगा। दूसरा, शकटाक जब बंदी था तो एक बात की व्यवस्था थी कि इसी बंदी के दौरान कुछ दिनों के बाद डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थडे मनाने का समय आ गया। किसका? घनानंद का। और घनानंद सूरा और सुंदरियों में व्यस्त रहने वाला शासक था। उसने सोचा कि अबरी जो मनाएंगे, अबरी तो सबसे अच्छा डेट ऑफ बर्थ मनाएंगे, यानी कहने का मतलब है जन्मदिन को मनाएंगे। इतिहास के पन्नों में जन्मदिन मनाने के लिए उसने सोचा कि मेरे जन्मदिन पर किसी को अहित न हो, अतः जितने भी कैदी थे सबको क्या कर दिया? छोड़ दिया। इतिहास का पन्ना बताता है कि छोड़ने के बाद शकटाक जो है वह काफी खुश होता है, या जो भी समझिए जो भी है, कहता है कि यह जो नौता है पूरे मगध महाजनपद जितने क्षेत्र में फैले हुए हैं उन सभी क्षेत्रों में सभी ब्राह्मणों को मैं खिलाऊंगा, ताकि लंबे समय तक हम क्या रहे? जीवित रहे। खुशी लोगों को बांट रहा था कौन? घनानंद। इतिहास का अगला कड़ी बताता है कि यही जीवित अवस्था को रखने के लिए शकटाक निकलता है और लोग जितने भी ब्राह्मण हैं सभी ब्राह्मणों को और सभी वृद्ध वृजों को क्या देने लगता है? न्योता देने लगता है कि यह धनानंद के क्या हवा? डेट ऑफ बर्थ हवा, जन्म दिवस हवा, आइए सूरा सुंदरी का कमी नहीं रहेगा, ऐश मौज करिएगा। कहा कि जो शासक सूरा सुंदरियों में शामिल है तो समझ जाइए उसका जन्मदिन कितना अच्छा बीतेगा। सभी ब्राह्मण जितने थे सभी ब्राह्मण को न्योता जो देने का काम कर रहा था वो कौन कर रहा था? शकटाक कर रहा था। इतिहास के पन्नों में एक फिर मोड़ आता है। इसी न्योता देने के क्रम में एक व्यक्ति का मिलन हो जाता है और वह व्यक्ति बड़ा अचंभा काम करते रहता है। कुश का जो पेड़ है, कुश देखे हैं जो मरनी में गड़ाता है और उसमें लोग क्या देते हैं? पानी देते हैं। तो कुश का जो पेड़ था उसी पेड़ में क्या कर रहा था? कबाड़ रहा था और कबाड़ के उसमें मट्ठा गाड़ रहा था और मट्ठा डाल रहा था। जैसे कुश का पेड़ है और ये पेड़ को कबाड़ा और कबाड़ करके उसमें मट्ठा डाल के कुश का पेड़ फिर उसमें क्या कर देता था? रोप देता था। ये दृश्य को देख करके शकटाक रुक गया। कहा कि हाँ ये तो बड़ा ओरिजिनल काम हो रहा है भाई, ये कौन ऐसा नया चीज हो रहा है? जैसे रोड से गुजर रहे हैं और कोई क्या करे, रोड के खने और खन करके ओकरा में दही डाले और फिर ऊपर से भर दे तो स्वाभाविक है रुक जाइएगा। कुछ लन फन करते रहे तो स्वाभाविक है क्या कर जाइएगा? रुक जाइएगा। अरे भाई ये कौची हो रहा है जरा हमरो बताइए। शकटाक वह रुक गया। कहा कि यह क्या है? कहा कि मेरे एक व्यक्ति है, मेरे एक आमत्त है, मेरे एक गुरु है जो साधारण गुरु नहीं है, बहुत बड़ा गुरु है। कहा कौन गुरु है तुम भाई? तो कहा कि जो गुरु जो है उनका नाम है चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। उन्हीं को चाणक्य कहिए। चाणक्य इस चलते नाम पड़ा क्योंकि उनकी माँ का नाम चनकी था, अतः चनकी के नाम के कारण उनका नाम पड़ा क्या चीज? चाणक्य। विष्णुगुप्त इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो विष्णु का उपासक थे और विष्णु का उपासक इसलिए थे क्योंकि वो ब्राह्मण जाति से थे, इस चलते उनको लोग विष्णुगुप्त भी कहा। कौटिल्य इसलिए कहा गया क्योंकि कौटिल्य कोई साधारण पेशा था नहीं, कूटनीति का ज्ञाता थे, इस कारण से उन्हें कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि चाणक्य के एक नाम नहीं था, चाणक्य तो मां के नाम से पड़ा, चनकी के नाम से पड़ा, विष्णु के उपासक के नाम से पड़ा और कौटिल्य जो नाम पड़ा कूटनीति के ज्ञाता होने के कारण उनका नाम कौटिल्य पड़ा। इतिहास के पन्नों में चाणक्य का विभिन्न नामकरण दिया गया। एक तो नाम पड़ा चाणक्य, दूसरा नाम पड़ा क्या चीज? कौटिल्य, और तीसरा नाम जो पड़ा वह क्या पड़ा? विष्णुगुप्त। और इसी में से चौथा बोलता देगा इनमें से सभी, और पांचवा बता देगा इनमें से क्या चीज? कोई नहीं। तो क्या होगा? इनमें से क्या हो जाएगा? आपका सभी हो जाएगा। तो इन सभी नामों से परिपक्व था। किसके बारे में कहा गया? चाणक्य के बारे में। पूछा कौन है? कहा कि ये बहुत बड़ा आमत्त है, ब्राह्मण है। कहां से आए हैं? कहा कि ये तक्षशिला के आमत्त हैं। कहा कि ले धर नौता दे दे ही हो। इसलिए दिया था
समझिएगा, किसी को न्योता किस कारण से दिया था, इसलिए दिया था कि एक साधारण सा कुश का पेड़ जो है जब वो आ रहे थे तो उनके पैर में गड़ गया था। अब गड़ गया तो उसने सभी अपने शिष्यों को कह दिया कि इसका वंश को ही समाप्त कर दो। जैसे बबूर का पेड़ होता है या तार का पेड़ होता है तो समाप्त करने के लिए उसमें गर्म पानी या किरोसन तेल को डालते हैं तो वह क्या हो जाता है, जड़ से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह से समाप्त करने के लिए यह व्यवस्था की गई। इतिहास का पन्ना बताता है कि एक साधारण सा कुश का पेड़ गड़ने से पूरे वंश का, यदि कुश का वंश समाप्त करने की बात करता है तो इस व्यक्ति को न्योता पहले दो। इसलिए दो कि कहीं जाकर के वहां झंझट उंझट हो जाए तो मेरा जो काम है वो मेरा काम क्या हो जाएगा, शद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूरा के कारण वो के साल लगभग जेल में रहा था, 6 साल। इस चलते दुश्मनी तो था ही, और दुश्मनी था तो दुश्मनी प्रेम में बनना बहुत ही, दुश्मनी एक प्रेम बन चुका था लेकिन उस तरह की प्रेम थी नहीं। इतिहास का पन्ना बताता है कि न्योता सकटाक बहुत खुशखबरी से दिया और सकटाक के देने के कारण इतिहास एक चेंजिंग मोड़ ले लेता है। जिस दिन जन्मदिन रहता है उस दिन घनानंद के दरबार में पहुंचता है कौन, चाणक्य। जब पहुंचता है तो देखता है कि हजारों हजार ब्राह्मण जो हैं लाइन में लगे हुए हैं। तो कहा कि लग जाइए पीछे लाइन में आप भी। कहा कि मैं वो ब्राह्मण नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो, मैं तक्षशिला का अमत्त हूं, हमें अपमान होगा लाइन में लगने में। समझ रहे हैं? कहा कि अपमान कौन बात के, ब्राह्मण लगल है, लग जाओ। पैर से हल्का लंगड़ा थे, समझ रहे हैं, हल्का क्या थे, विकलांग थे, और रूप जो था हल्का शावला कलर में रहते थे। इतिहास का पन्ना है जो कि इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, यह कहे उसके मंत्री संतरी जो भी था शकटाक तकटाक को कहे कि जाकर के कहो मूर्ख को कि जन्मदिन बना रहा है सूरा और सुंदरियों के बीच, उस मूर्ख को कहो कि एक बहुत बड़ा ज्ञाता आया है, जन्मदिन से उनमें भेंट हो जाएगा तो समझिए उसका कल्याण हो जाएगा। समझ रहे हैं? वहां जाके खबर पहुंची किसके पास, घनानंद के पास। घनानंद मानने को तैयार नहीं था, वो तो अय्यासी में लगा हुआ था। जहां दिस दैट आ रहा है तो वहां कौन तो पढ़े के बात करेगा। समझ में आ रहा है बात को? इस तरह के अपमान को सह नहीं सका कौन, अपमान को नहीं सहा। तो चाणक्य जिस राजा था तो एक क्या चीज पर रहता था, उसका क्या बोल सकते हैं, सिंहासन। जिस सिंहासन पर बैठा था उसी सिंहासन के पर्रे सीढ़ियों से चढ़ता हुआ उसके सिंहासन पर चला गया और सिंहासन पर जा करके उसने कहा कि अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, ऐसा राजा यदि रहेगा पृथ्वी पर तो वह राज्य को नाश होते देर नहीं लगेगा। इस सुना कौन, घनानंद। इसको लग गया तुरंत तिरमिरी, तुरंत अपना बैठा हुआ था सिंहासन पर, नीचे वो खड़ा था, तुरंत अपना पैर निकाला और पैर को मारा उसकी छाती पर जो उघड़ते पोघड़ते नीचे। समझ में आ रहा है बात को? इतिहास का पन्ना बताता है कि सब नीचे जो ब्राह्मण थे वो देख के हंसने लगा। कहा कि ये वो ब्राह्मणे अले, हमने ब्राह्मण अली। कहता जी बड़ी देरी से फुद आ रहा था, भले अगर खुटल है। इतनी भारी समाज में वो बेइज्जती सहा। किसी को बेइज्जती भी करिए तो क्या चीज में, समाज में कभी मत करिए। ये सब शिक्षा है। क्या चीज का, क्या चीज का, ये सब क्या चीज की शिक्षा है? चाणक्य नैतिक शिक्षा समझिए। किसी को यदि कुछ बोलना है तो उसको कहीं एकांत जगह पर बोल दीजिए कि भाई ये गलती आपने किया है। भरी दरबार में उसका जो अपमान किया गया, उस अपमान को वो सह नहीं सका और ये सब देख रहा था। जो न्योता दिया था, ग्रीटिंग कार्ड दिया था, कौन, चाणक्य। कहा कि बेटा अवरी फेरा में तो फंस गए हैं। इतिहास के पन्नों में क्या कहा जाता है, ये सब देख रहा था सकटकवा। कहा कि ये तू साधारण आदमी समझ ले लिए एक एगो घास गड़ लिए जगर तो वंश बर्बाद करे के बात किया है, और तू तो एक से क्या ले लिए हो, दुश्मनी ले लियो। तो समझो कि तोर अब घनानंद, अब नंद वंश क्या हो गलो, नाश हो जाएगा। अब कोई इसको चलाने वाला नहीं होगा। उसी समय चाणक्य उठता है, बड़ी सभा में लोग हंसते हैं।
तो उस समय ब्राह्मण जो था सीखा रखता था बड़ा सा, सीखा मतलब चोटी, ये वाला एरिया को सीखा बोला जाता था, बहुत बड़ा सा रखता था। इतिहास के पन्नों में वह उठता है और कहता है कि मैं तेरा वंश मूल को समाप्त न कर दिया तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। कहा कि अब तेरी बके, अबरी कुछ बोला, अबरी कहा कि अरे मूर्ख, तो कहां तक हम लोग हो गए, तब तक हम शिखा हम नहीं बांध पाएंगे। इतिहास का पन्ना कहता है कि उसी समय आदेश घनानंद दे देता है कि आदमी टपोरी को पहले मारो तो पकड़ के। एक तो पहले कहा कि मूर्ख हो और दूसरा कह रहा है कि तोर वंशे नाश कर देंगे। वो अचानक वहां से भागता है अपना जान प्राण बचाते हुए, और भागने की एक ही कड़ी थी, बस वही कड़ी थी, गंगा नदी को क्या कर जाना। और गंगा नदी के पार करने में एक दुश्मन वहां बैठा हुआ था जो घनानंद का दुश्मन पहले से था, और उसकी पत्नी ही थी। कौन? मूरा, याद होगा क्या नाम था? वो बच्चे को जन्म दे चुकी थी, और वह बच्चा था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और वह बच्चा बड़ा हो चुका था। इधर ये भाग करके गंगा नदी के इस पार आता है, इस पार आता है तो उसका मिलन मूरा से होता है। किसका? चाणक्य का। और चाणक्य का मूरा से मिलन होता है तो उसका बच्चा को देखता है तो उसके ललाट को पढ़ लेता है, क्योंकि ज्योतिष था, ज्ञाता था, समझिए चाणक्य आमत्य था। कहा कि यह राजा का इसमें लक्षण नजर आ रहा है, इसे हमें 1000 कसारपन पर दे दो। के 1000 कसारपन? 1000 कसारपन पर दे दो। कसारपन उस समय सिक्के का नाम था, कसारपन। एक चैप्टर मिलेगा स्पेशल क्लास ऑफ सिक्का, तो उसमें समझ जाइएगा। तो 1000 कसारपन पर खरीद करके किसको लेके चला जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और ले करके वो कहां चला जाता है? तक्षशिला। खूब निमन समझिएगा, कहां चला जाता है? तो चाणक्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन होंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु भी कौन होंगे? सब इनका गुरु कौन होगा? चाणक्य। और वही चाणक्य को लेकर के चला जाता है तक्षशिला, और उनको आध्यात्मिक ज्ञान और क्या देने लगता है? अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देना शुरू कर देता है। कौन? चाणक्य। इस चलते चंद्रगुप्त मौर्य का पहला जो जीएस बनेगा वह यह बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का शासक है, वह अपने मां के नाम से रखा है कि पिता के नाम से। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था, चंद्रगुप्त मौर्य वैश्य था, चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था, चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण था, चंद्रगुप्त मौर्य पारसी था। इस बात की चर्चा कौन कौन करता है? अब तो बाप का पता कहीं और है, माय का पता कहीं और है, और पालने वाला कोई और है। तो इतिहासकार इसको बहुत से मान्यता दे देते हैं, और उसी मान्यता में सबसे ज्यादा मान्यता जो दे देता है वह बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह वास्तविक में कुछ और नहीं था, वह एकमात्र था। वह एकमात्र श्रेणी में डाल देता है कि वह क्षत्रिय रूप का था। कौन रूप का? क्षत्रिय रूप का। यानी बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ इनको क्षत्रिय मानता है, लेकिन पुराण जो ब्राह्मण धर्मों का पुराण है वो इनको मानता है कि ये क्षत्रिय नहीं है, ये सब काम शूद्रों का है, निचली जाति का है। इस कारण से इनको शूद्र मानता है। किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को। एकमात्र राइटर जिनका नाम है रोमिल्ला थापड़। कौन थापड़? रोमिल्ला थापड़ इनको मानती है कि नहीं, यह शूद्र भी नहीं है और यह क्षत्रिय भी नहीं है, यह वैश्य है। क्या है? वैश्य है। लेकिन ब्राह्मण किसी ने भी इनको नहीं कहा। लेकिन अधिकांश किताब जो बताता है
कि यह वास्तविक में क्षत्रिय थे। इस कारण से क्वेश्चन पूछ देगा चंद्रगुप्त मौर्य का वर्ण क्या था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था कि शूद्र था। तो स्टार जीएस मारिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को अधिकांश लोग क्या बताए हैं, क्षत्रिय बताए हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, दैट इज कॉल्ड क्या चीज, क्षत्रिय। क्लियर है, कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं ना। चंद्रगुप्त मौर्य शिक्षा दीक्षा कहां मिल रहा था, और उसी समय तक्षशिला अफगानिस्तान पाकिस्तान का एरिया का जगह है। और उसी समय सिकंदर जो है, समझ सकते हो, यहां धनानंद है, वहां कौन है, यूनान का सिकंदर है। और ये लड़का भी छोटा है कि बड़ा है। अचानक अगली चाल चल जाती है, क्योंकि उस समय का सबसे मजबूत शासन व्यवस्था यानी मजबूत सेना किसका होगा, सिकंदर का होगा कि दूसरा का। अचानक सोचता है यदि सिकंदर मगध पहुंच गया तब भी मेरा काम पूरा, और यदि नहीं भी पहुंचा तब भी मैं काम पूरा कर लूंगा। क्यों, किससे पूरा करवा लूंगा, चंद्रगुप्त मौर्य को। अतः चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर की सेना में क्या कर देता है, शामिल कर। स्टार जीएस निम्न समकालिक थे, बांध दीजिएगा। धनानंद समकालिक होगा, चंद्रगुप्त मौर्य समकालिक होगा, सिकंदर समकालिक होगा, चाणक्य समकालिक होगा। कहानी से नजर आ रहा है। इतिहास का पन्ना बताता है कि चाणक्य ने सिकंदर की सेना में शामिल कर देता है किसको, चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसी सेना में दौड़ घूमते रहता है, चलते रहता है, घूमते घूमते अपना क्षेत्र को देखते रहता है, एक साधारण सैनिक के रूप में रहता है। सिकंदर आपको पता होगा, इतिहास के पन्ना आपको पता होगा, अभी सिकंदर हाल ही में आपका समाप्त किया गया है। सिकंदर किस नदी तक पहुंच पाता है, जो पता होगा, कौन नदी तक, खूब निमन समझिए, एकदम सिंपल सा एकदम चैप्टर का फंडा है। देख रहे हैं सब चैप्टर एक दूसरे से क्या हो गया, जुड़ गया। क्लियर है। सिकंदर पहुंचता है कौन नदी तक, और ब्यास नदी के पास जाने से, उसके ब्यास नदी के पास पार से जाने से इनकार कर देता है। कहां जाना था, और मगध में इस समय कौन बैठल है, और सिकंदर की सेना में यहां कौन शामिल है, चंद्रगुप्त। और किस नदी पर जाने से इनकार कर रहा है, ब्यास नदी के बाद जाने से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। जब सिकंदर की सेना ब्यास नदी से वापस लौट जाती है, तब उसी सेना में यह बोलता है, क्योंकि उसी में शामिल था, कहा कि यह बोलता है, सिकंदर लौट ही रहा था, कुछ सेना वापस लौट रहा था, थल के मार्ग से सिकंदर लौटा था। तब यह कहता है कि जिनको रहना है सो रहो, और जिनको जाना है सो जाओ। कहा कि काहे भाई, क्योंकि यह जो जन्म स्थली है, यहां हम नाचे हैं, गाए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, कहां में, यही हम पले हैं और यही हम बढ़े हैं। इसकी हर कन कन को हमको पता है कि करने से जाया जाता है कहां तक, मगध तक। यानी मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं, मैं पला बड़ा कहां में हूं। तो मगध की मिट्टी को मैं कन कन जानता हूं कि कने जहानाबाद में कौन कौन मोड़ है। जो मैं जहानाबाद में पला बड़ा है तो सब मोड़ जानेगा, जस्ट उसी तरह से पला बड़ा कहां में है। तो ये हर चीज को वो कन कन जानने का कोशिश किया। स्वाभाविक है, इतिहास का पन्ना फिर चेंज लेता है, और उसकी सैनिक को लोभ देता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। यदि जो मेरे साथ चलेगा उसको धन नहीं, उसको साम्राज्य का हिस्सा देंगे। कहा कि हाँ सही में, तब चलो। तो पहले इतिहास का पन्ना कहता है, यही ब्यास नदी के तट से सिकंदर की कुछ सेना को ले लेता है कौन, चंद्रगुप्त। और किससे अनुमति लेता है, किससे अनुमति लेता है, चाणक्य से अनुमति लेता है कि कहिए तो कुछ कर ले। कहा कि बोलो क्या करना है। कहा कि सबसे पहला एरिया जो है वो किसका एरिया है, पंजाब का एरिया है कि दूसर का। क्योंकि भारत में एंट्री करने के लिए सबसे पहला एरिया यहां क्या आएगा, पंजाब आएगा कि दूसर, पंजाब आएगा।
और जब सिकंदर वापस लौट रहा था तो इन सभी एरियाओं का बंटवारा भी होते जा रहा था। जितनी एरिया थे, जिसमें मैंने बताया था ट्रिपरैंडिस की संधि, कौची की संधि, ट्रिपरैंडिस की क्या चीज, संधि। इन सभी एरियाओं का बंटवारा भी होते जा रहा था। इतिहास का पन्ना कहता है कि शुरुआत जो सिकंदर करता है वह सिकंदर अपनी सेना को लेकर के सबसे पहले पहुंचता है कहां में, मगध में। इसको आना चाहिए था कहां में, पहुंचता कहां है, समझ सकते हो। शुरुआत यहां से करना चाहिए, पहुंच जाता है मगध में बीचे। इतिहास का पन्ना बताता है कि मगध में पहुंचने के बाद मगध के राजा कौन था उस समय, घनानंद। घनानंद से इसकी हार हो जाती है। हार हो जाती है तो ये क्या चीज है, अपना जान बचाने के लिए दीवाल के पीछे इधर उधर लुकल चले। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद जीत जाता है और घनानंद आदेश देता है जहां पकड़ा वहां पहले मार, समझना। यह लुकल चलता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। इस बात की चर्चा 2 पुस्तकों में लिखा गया है। एक जैन ग्रंथ पुस्तक है जिसका नाम है परशिष्ट पर्वन, और एक बौद्ध ग्रंथ पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, सॉरी मिलिंद पन्हो बोल रहे हैं, ललित विस्तारम, कौची, ललित विस्तारम। तो ये 2 किताबों में इसकी चर्चा की गई है। क्या कहा गया है कि जब लुका हुआ था तो उसी समय एक बुढ़िया थी। वह बुढ़िया अपने पोते को गरम खीर ला कर दी थी खिलाने के लिए, और वही गरम खीर के दौड़ में इतिहास बताता है कि खीर बच्चा देखता है तो बीचे हाथ लगा देता है, जिससे उसका हाथ क्या हो जाता है। तो अपना बुढ़िया जो है अपने पोते को डांट रही है कि तू चंद्रगुप्त मौर्य हैं कि पहले अगल बगल जीतल जाए तब बीचे आक्रमण किया जाता है। पहले तू बीच ही आंगुरी डाल दे लेता ना, जर गेलो। समझ में आ रहा है बात को, यानी पहले बाहर से जितना पड़ेगा कि पहले अंदर से। ये बात को सुना कौन, कहा कि सबसे अच्छा बुढ़िया हमको नशा दे दी, क्या चीज का ज्ञान दे दी कि कैसे क्षेत्र को जीता जाता है। इतिहास के पन्नों में वापस यहां से लौटता है कौन, चंद्रगुप्त, और वापस लौट करके 5 लाख सेना का निर्माण करता है और पंजाब का राजा रहता है जिसका नाम है प्रवर्तक एवं मलय केतु। याद रखिएगा जीएस को, प्रवर्तक एवं क्या चीज, प्रवर्तक एवं क्या चीज, मलय केतु से सहायता मांगता है कि भैया हमको कहां जाना है। प्रवर्तक और मलय केतु की सहायता लेकर पंजाब से निकलता है और जितने 16 महाजनपद थे उन सभी 16 महाजनपद को बाहर से जीतते 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 कहां पहुंच जाता है, और मगध को वो क्या कर लेता है, जीत लेता है। और जीत करके 300 के बीसी में 22 बीसी में एक वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है कौन वंश, समझ सकते हैं। तो यहां तक में क्या क्या जीएस सीखे, राजा बनने से पहले की स्थिति किसका, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है, स्थिति क्या है, माता कौन है, मूरा, पिता कौन है, काम खत्म है। हाँ ओछी बोला है रे, और बेटा किसका है, क्या है, इसमें बहुत से ग्रंथ हैं। जैसे हमारा बारे में यहां सुनो पहले, अधूरी लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स, नीम हकीम खतरे जान। हर रोग का इलाज नीम नहीं है, खोखी होलो नीम पी ले, घाव होलो नीम पी ले, बौसीर होलो नीम खा ले, मर में। तो पहले समझिएगा, आपका तर्क जो है समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत कभी जीवन में ना हो। चंद्रगुप्त मौर्य का कोई लिखित विवरण नहीं है कि किसका है बेटा, अतः कुछ इतिहासकार का मानना है कि मौर्य वंश से था, कुछ इतिहासकार का मानना है कि मूरा से उत्पन्न है, कुछ इतिहासकार का मानना है कि यह धनानंदे के बेटा है,
कुछ इतिहासकार का मानना है कि जी नहीं, मूरा अकेला रहा करती थी, इससे धनानंद का कोई संबंध ही नहीं है। तो ये तर्क जो बोल रही है तुम, उसी तर्क में से एक तर्क उठा के बोल रही है। अब समझ में आया? अब समझ गए? तो उसमें कोई खास किसी पर बल देना नहीं है कि कौन उसका क्या है, बस इतना बोलना है कि तर्क के आधार पर यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी, तो आपको तर्क में से, उसी तर्क में से एक आंसर केवल डाल देना है। क्या चीज? मूरा। चंद्रगुप्त मौर्य की पिता कौन है, तो कोई उसमें तर्क का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मौर्य में भी उसका कोई वंशज है नहीं। कहीं कहीं लोग रखता है कि मौर्य के पिपलिए के मौर्य लोगों द्वारा पोसा गया था, इस कारण से उसे मौर्य से बना मौर्य वंश। कहीं कहीं ये भी तर्क लोग बोलता है, लेकिन कहीं कहीं तर्क देता है कि नहीं, मूरा के कारण ही इसे मौर्य वंश रखा गया। तो क्वेश्चन आपको आएगा, जो मैं बता दे रहा हूं, जो निमन से समझिए, उससे ज्यादा आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो आएगा बस इतना पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था, तो आप कोई तर्क का प्रयोग ना करें, आपको एक के आंसर मारना है। क्या चीज? मूरा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस वंश, किस वर्ण से संबंध रखता है, तो उसे तो बड़ी मनी वर्ण बोला है। कोई क्या बोला है? क्षत्रिय। कोई क्या बोला है? शूद्र। कोई क्या बोला है? स्पूनर महोदय ने तो इनको पारसी कह दिया है। क्या कह दिया है? पारसी कह दिया है। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि किसने इन्हें पारसी कहता? पारसी कैसे वो पारसी हो जाएगा? ये तर्क है। तर्क का मतलब कोई खास इसका लिखित विवरण है नहीं, और लिखित विवरण इनका जन्म का है नहीं। तो इतिहासकार क्या करता है, जो उनके समकालिक रहते हैं उन्हीं के किताबों को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, और स्टडी करके क्या करते हैं? उनके बारे में लिखते हैं। तो कुछ इतिहासकार मेगास्थनीज का इंडिका पढ़ा होगा, कुछ इतिहासकार चाणक्य का और कौटिल्य का क्या चीज? अर्थशास्त्र पढ़ा होगा। कुछ इतिहासकार जो है अशोक के अभिलेख पर गया होगा। कुछ इतिहासकार जो है बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र का पढ़ा होगा। कुछ इतिहासकार जो है कथा सरित सागर सोमदेव का पढ़ा होगा। कुछ इतिहासकार जो है कलहन की राज तरंगनी पढ़ा होगा। कुछ इतिहासकार जो है बौद्ध ग्रंथ पढ़ा होगा। कुछ इतिहासकार जो है जैन ग्रंथ पढ़ा होगा, और कुछ इतिहासकार जो है ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा होगा। जैसे आप बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो एक किताब नहीं पढ़ते हैं, विभिन्न किताब पढ़ते हैं, और उन्हीं किताबों से स्रोत जुटा करके एगो क्वेश्चन बनाते हैं। अब समझ में आ गया होगा? अब बोलिए कौन है? अब इतना में से कौन बोलिएगा? हो गया दिमाग का ब्रेन बास? हाँ तब हाँ तब फंसिएगा। समझे? आप समझ गए कि अब एगो के लड़का बोलिएगा कि सब के लड़का बोलिएगा? हमरो लड़का था। हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं ना? उसको पढ़ने और समझने के लिए कोई एक टर्म को आप कह दीजिए, हम कह दिए कि क्षत्रिय है, तो हमरा कैसे क्षत्रिय हो जाएगा? हमरा कैसे शूद्र हो जाएगा? ठीक है? वो टर्म है, कंडीशन है, जिसका कोई विवरण नहीं है तो उसमें क्या हो जाता है? लोगों को विवाद हो जाता है, और विवाद में आपका तर्क होगा कुछ, आपका तर्क कुछ होगा, इनका तर्क कुछ होगा, इनका तर्क कुछ होगा। सबके तर्क को आपको क्या करना पड़ेगा? डालना पड़ेगा, और उस तर्क में देखेंगे कि किसका तर्क एक दूसरे से क्या कर रहा है, और जो ज्यादा मैच करे लगता है उसी को इतिहासकार क्या कर लेता है? आर्यों के आगमन का सिद्धांत पढ़े होंगे कभी जीवन में। आर्य कहां से आए? तो एक जगह से थोड़े आए। अंत में क्या बोलते हैं कि मध्य एशिया से। काला बोलते हैं? कौन वहां लिखले हले? कोई इतिहासकार था कुछ, जिंद अवस्था को पढ़ा, और जिंद अवस्था को पढ़ करके इतिहास का अपना स्वरूप रखा। क्लियर है? तो आगे का एक कथी बना लीजिए, तेलुगु हेडिंग डाल लीजिएगा, मौर्य वंश। डायग्राम मार लीजिए पहले फटाक से। 322 बीसी से 100 के बीसी, 85 बीसी,
मौर्य वंश, मौर्य वंश का स्रोत, फर्स्ट डालिएगा स्रोत, सेकंड डालिएगा शासक, पहला ए डालिएगा स्रोत, बी और सी, बी में डालिएगा क्या चीज डाल दीजिएगा, इतिहासकारों का मान्यता, इतिहासकारों का, इतिहासकारों का मान्यता, शासक, डी। देखिए किताब पढ़ करके आप बना रहे हो क्वेश्चन तो नहीं बन पाएगा, ये पहले बता दिया। किताब अनुभव नहीं देता है, किताब पढ़ने के लिए बना है, अनुभव के लिए नहीं। अनुभवी शिक्षक से पढ़ोगे तब जाकर के क्लियर होगा, नहीं तो वही राइटिंग वहां पढ़ा हुआ पढ़ाया तो वही में फंसल रहोगे। उसमें बताया तो उसमें नहीं बताया होगा कि जब चाणक्य कहां कहां से क्या बिंदु है। लीजिए तो हम अपन घरवा में थोड़े लिख दिए थे, बाप है ये नहीं है, इसका बाप का कोई अता पता नहीं है। बापे पता रहता तो क्षत्रिय कहला कहा जाता, शूद्र कहला कहा जाता। जो बाप जिस जाति से था उसी जाति का उसको क्या कर देता, नाम दे देता। मां दने से नाम होता है कि बाप दने से, बाप दने से। क्या बता रहा है, सातवाहन वंश में माता का नाम शासकों ने जोड़ा है। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, हम माता से ज्यादा प्रभावित थे तो हमने माता का नाम क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो वो उससे थोड़े वंश चलेगा, वो खाली नाम पड़ा कि वह कौन सा वंश था जिसमें माता के नाम से आगे शासक ने अपना वंश चलाया था, आंध्र सातवाहन वंश। हमको मन है कि अपना माँ हमारी लालन पालन अच्छे की होगी या माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं, तब वो शासक ने उसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया उस चीज को। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि माँ के नाम से वंश चलता है। वंश यदि माँ के नाम से चलता तो दिल्ली सल्तनत, वंश यदि माँ के नाम से चलता तो मुगल काल। दिल्ली सल्तनत में एक राजा लड़की बैठी है रजिया सुल्तान, जगह तो बैठने में क्या कष्ट है, तो इतिहास पढ़िएगा तब समझ में आएगा। तब जाके माँ को भी मरवा दी, भाई को भी मरवा दिया, और माए भाई को मरवा करके रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक बैठी। वो थी कौन, इल्तुतमिश बेटी थी। इल्तुतमिश की माँ बेटा, इल्तुतमिश की पत्नी कौन, शाह तुर्कान। तो शाह तुर्कान क्यों बेटी थी, और शाह तुर्कान को जब माँ को मराने में उसको देरी न लगा तो साधारण ये सब कोची है। माँ के सिस्टम पर बैठना बहुत कठिन होता है, बाप के सिस्टम पर सिस्टम चलता है। समझ रहे हैं, तो क्या लिखे हम लोगों ने, स्रोत लिखे, इतिहासकारों का क्या लिखे, मान्यता लिखे, और क्या लिखे, शासक लिखे, और उसके बाद लिखिएगा आर्थिक, राजनीतिक, जल्दी करिएगा, सामाजिक, सामाजिक बिंदु, जिसमें स्रोत में निम्न नाम लिख लीजिएगा। पहले आज लिख लीजिए इतना, कौटिल्य का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये देगा किसका, इकेकर स्रोत दे रहा है, मौर्य वंश का। मेगास्थनीज का, मेगास्थनीज का इंडिका, रुद्रदामन का, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। फिर क्षेमेंद्र का, क्षेमेंद्र का कथा सरित, सॉरी, क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी, तेरी वके आना, क्षेमेंद्र का बृहद कथा
मंजरी, सोमदेव का कथा सरित सागर। तब तो ये सब पढ़े होंगे, अरे ये सब पढ़े हैं स्रोत में। ओ हम समझ रहे हैं, हम बीए में ले लेते बायोलॉजी, लेकिन बाद में फार्म नहीं भराया तो फिर हम इकोनॉमिक्स ले लिए। तो कथा सरित सागर, फिर आगे डालिए बौद्ध धर्म, फिर आगे डालिए जैन धर्म। एक के लाइन खाली पढ़ा करके आपका एक्सीडेंट हो गया। जैन धर्म, उसके बाद लिखिएगा, निमन से दम फास्ट करते चलिएगा और पहले हमको भर दीजिए, तब आप मजा लीजिएगा। ले लो सब घूस गए एक में का। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद लिखेगा कलहन का राजतरंगिणी, कलहन का राजतरंगिणी। उसके बाद भी लिखेगा ब्राह्मण ग्रंथ। कौन ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ। इतना नाम है, मेगास्थनीज का, इंडिका, कौटिल्य का क्या चीज, अर्थशास्त्र। जल्दी करिएगा फास्ट। मेगास्थनीज का इंडिका, कौटिल्य का क्या चीज, अनिचे हो गया। जैसा बर्दाश्त करिए ना, लोगों को भी हो जाएगा ना। बोलते जाइएगा, जो जिनको दिक्कत है, जो तकलीफ है, सब आप बोलते रहिए। बौद्ध धर्म कैसे होगा? हाँ अबरी लाइन पर आए। बुद्ध के मर जाने के बाद बौद्ध धर्म खत्म हो गया होगा, और यह असर कर रही है। बौद्ध धर्म खत्म हो गया कि बुद्ध के मरने के बाद भी बौद्ध धर्म चल रहे थे। कहां तक चला है बौद्ध धर्म? देख रहे हो, आज तक चल ही रहा है। और कनिष्क सम्मेलन करवाया था, अरे करवाया था। कनिष्क पगला होगा जो सम्मेलन करवाया होगा। सब इन लोग को जितना दिमाग में है भरम, जो सब दूर न कर दें। आपको पता होना चाहिए केगो जैन समय, केगो बौद्ध सम्मेलन हुआ था, और उन चारों बौद्ध जैन सम्मेलन में आपको पता होना चाहिए, इतिहास का पन्ना जो कहता है वो आपको पता करता है कि इतिहास कहना चाहिए कि जब जय बौद्ध सम्मेलन हो रहे हैं। पढ़ते जाइए आप लोग फास्ट, नोट में नीचे लिख लीजिएगा, जल्दी, जितना जल्दी करिए क्योंकि मेरे पास वक्त है नहीं। नीचे नोट में लिखिएगा स्टार करके, एकदम स्टार। एगो सबसे बड़ा चीज में छूट गलो, एगो ऊपरे सबसे एकरा ऊपरे में लिखिए अशोक के अभिलेख। अशोक का अभिलेख पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमरा बोले को वही कला है, से आप तकलीफ मत लीजिएगा, समझे? कोची के अभिलेख? अशोक का क्या चीज? तो अशोक के अभिलेखों में चर्चा किया गया है इतिहास के पन्नों में। तो नोट में नीचे लिखिएगा, नोट जो लिखा रहे थे, इतना चीज से आपको कौन वंश के बारे में जानना है? कहेगा मौर्य वंश के स्रोत। देखिए कैसे क्वेश्चन बनाएगा, ऑप्शन लिख देगा। मौर्य वंश के स्रोत हैं, ऑप्शन पहला रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन दूसरा स्कंद गुप्त का भित्रीय अभिलेख, वो नाम मिलेगा भित्रीय अभिलेख। ऑप्शन तीसरा, लिखा है कहां, जब है नहीं है तो रहेगा कहां से? तीसरा, ध्यान रखिएगा इधर, तीसरा नागनिका घाट अभिलेख नहीं है। चौथा दे देगा और कुछ नाम दे देगा, मान लिया ले देगा हरहा अभिलेख। कौन अभिलेख? हरहर अभिलेख। तो अयोध्या का धनदेव अभिलेख, कुछ भी नाम डाल सकता है। तो मौर्य काल को पकड़ने में
मुख्य रूप से ये सब काम करेगा। अशोक का अभिलेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी, ये एकदम रट जाइए, ये जीएस एकदम रट जाइए। क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट पूछ देगा कि बृहत कथा मंजरी के रचयिता, कथा सरित सागर के रचयिता और राज तरंगिणी के रचयिता, और ये भी पूछ देगा अर्थशास्त्र के रचयिता और इंडिका के रचयिता। 5 जीएस एकरे में लुकल है किताब पर खाली। क्लियर है? तो ये सब जितने भी चीज है ये सब किसके बारे में आपको जानकारी दे रहा है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, यही नोट में लिख लीजिएगा। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत या जानकारी, इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत या जानकारी, इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत या क्या लिखे, जानकारी, इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत या जानकारी, स्रोत या जानकारी अशोक के अभिलेखों से मिलता है। और दूसरा जीएस फिर चट खाना करेगा, अशोक के अभिलेखों से मिलता है। पहला यह स्टार मार दीजिएगा 5-6 गो माथा पर एकरा। क्लियर है? दूसरा लिखेगा मेगास्थनीज के इंडिका से, मेगास्थनीज के इंडिका से नगर का शासन व्यवस्था की जानकारी मिलता है। मेगास्थनीज की इंडिका से नगर का शासन व्यवस्था की जानकारी मिलता है। मेगास्थनीज की इंडिका से नगर की शासन व्यवस्था का जानकारी मिलता है। केकर नगर? मौर्य नगरी, मगर के शासन व्यवस्था का जानकारी मिलता है। और तीसरा पर स्टार मारिएगा, एक पर स्टार मारिएगा, और तीसरा पर स्टार मारिएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से शासन प्रशासन की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से शासन प्रशासन की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से शासन प्रशासन की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से शासन प्रशासन की जानकारी मिलती है। कलम रोकिए, जाते जाते पहले मौर्य काल के स्रोत क्या मेगास्थनीज का इंडिका है? क्या कौटिल्य का अर्थशास्त्र है? क्या अशोक के अभिलेख हैं? क्या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है? क्या आपका राज तरंगिणी कलहन का है? नहीं है। कलहन का कौन तरंगिणी? अशोक के अति मौर्य काल के सब क्या है? स्रोत है। सोमदेव का कथा सरित सागर है, क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी है, बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। यदि नहीं ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे हो तो लिख लीजिएगा, है लिखल है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ये सब किसके बारे में जानकारी देगा? तो मौर्य काल में जानकारी देगा तो सब जानकारी सही रहेगा, कुछ गलत भी रहेगा। और आप जानकारी दे रहे हैं कि लड़की की ब्याह 10 साल में होता है, तो हम जानकारी देंगे कि लड़की की ब्याह 16 साल में होगा, तो दोनों में क्या होगा? विवाद होगा। और इसी विवाद को, चैप्टर को हमको देखना है, दैट इज कॉल्ड मौर्य काल। आप भी जो जान रहे हो वो भी सही है, और मैं भी जो बता रहा हूं वो भी सही है। अब समझ में आ गया? इसी विवाद को समझना है, आधा अधूरा रह गया आपका, इसी चलते आप कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए होंगे। तो आधा अधूरा के कारण आधा अधूरा नॉलेज रह गया। तो ये सब जितना बताया जा रहा है सब ये विवादास्पद बिंदु है, और जो किताब लिखता है उसी पर आपको क्या करना है? बल देना है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था, चंद्रगुप्त मौर्य वैश्य था, चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था, चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण था, क्या मार के आइएगा? क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग क्या मानता है? अब तो कहा कि हम पढ़ लियल कि कहूं शूद्रो लिखल है, तर धर ले रहा ललटे, काम खत्म हो गया। क्लियर है? और कोई तकलीफ हमसे? इनमें से कोई नहीं, और इनमें से सभी भी दिले होगा, इनमें से सभी होगा कि कोई नहीं मारिएगा। उतना वो पागल नहीं है कि विवाद क्वेश्चन को आपको देके विवाद बनाएगा।
क्योंकि कहीं लिखल ना है कि क्षत्रिय, ऐसे लिखेगा वो विवादित क्वेश्चन को, ऐसे लिखेगा। अधिकांश लोग या अधिकांश इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मानते हैं? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी वैश्य, लेकिन वहां यदि लिख दिया स्पूनर क्या मानते हैं, क्षत्रिय की पारसी, स्पूनर क्या मानते हैं। तो कल हम फिर आते हैं। आपका स्टार्टिंग हो गया किसका? मौर्य वंश। क्वेश्चन जाते जाते को बोलिएगा, धनानंद का सेनापति कौन था? अंतिम सेनापति पूछेगा। भद्रसाल। आते जाते लिख लेना, नोट करके ऊपर, एकदम ऊपर ऊपर मौर्य वंश के ऊपर लिख लेना। धनानंद का अंतिम सेनापति, धनानंद का अंतिम सेनापति भद्रसाल था। एकदम अंडरलाइन कर लीजिएगा। धनानंद का अंतिम सेनापति भद्रसाल था। भद्रसाल, भद्र नहीं, हे माता कन्ने मर जाओ। भद्रसाल, कोई तकलीफ? बाकी कल हम लोग एंट्री कर गए हैं, ये पृष्ठभूमि को समझ गए। दैट इज कॉल्ड कौन वंश? मौर्य। क्लियर है? और किन्हीं को कोई पूछना है, कुछ तर्क वितर्क करना है तो पूछ सकते हैं, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। क्या बोल रहा है? भद्रसाल, हाँ ये भद्रसाल कोई जाति पता नहीं है, ये कोई बड़का मेन क्रिएटर थोड़े, मेन क्रिएटर थोड़े है कि इसके जाति पता लगेगा। इतिहास क्रिएटर को लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि सबके जाति को पता करना। देखिए जैसे सारी पुत्र ब्राह्मण बताएं, क्यों बताया गया इसके पीछे सुनिए। क्योंकि बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म को तोड़ के आया था, तो स्वाभाविक था कि उसमें कोई ब्राह्मण एक क्रिएटर होगा तो वो हाईलाइटेड होगा। मतलब राजा तो, उनके चेला तो अनेक थे, लेकिन उसमें एक क्रिएटर कौन बना? जैसे बीजेपी, तो बीजेपी को लोग खास अगड़ी जाति के पार्टी बताते हैं, लेकिन उसमें हम भी चल गए गलती से, तो एक नाम पड़ जाएगा ना कि अगड़ी जाति होते हुए भी एक बैकवर्ड जाति से भी आ गया। तो बैकवर्ड जाति को लोग याद, जैसे रामकृपाल यादव बीजेपी से है, तो लोग उस पर क्या करता है? फोकस डालते रहता है। आओ का बीजेपी में नेता नहीं है, आओ का यादव जी कोई नेता ना बना है आज तक, है ना भाई, लेकिन उस पर क्या करते हैं? फोकस कि यादव होकर के भी वो बीजेपी में है। तो वही चीज है, कौन क्रिएटिव पॉइंट है उस पर बल देता है इतिहास। सबका जाति वर्ण बताते नहीं चलता है, समझ रहे हैं? क्लियर है? लेकिन धनानंद क्या होगा? शूद्र होगा कि दूसरा? उसका वंश सब क्या चलेगा? महापद, महापद नंदम क्या चीज है? शूद्र है, तो उसका जितना बाल बच्चा होगा सब क्या होगा? शूद्र होगा। और एक विशाल सीमा का क्या करेगा? वो निर्माण करेगा। और मौर्य वंश इतना डिफिकल्ट चैप्टर है कि आप किताब से भी पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको मौका दे रहे हैं रात भर पढ़ लीजिएगा। यदि वो चैप्टर ढंग से समझ में आ गया तो बहुत इत्तेफाक बस की बात है, आपका 2-4 रात दे देते हैं समय आपको, समझ रहे हैं? लेकिन हाँ, जब लेक्चर सुन लिए उसके बाद जाके पढ़िएगा तो लगेगा कि सरसराइल पार कर गए, समझ रहे हैं? ध्यान रखिएगा, न तो वो सब मेहनत बेकार हो जाए।